बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, कुछ अरसे से स्क्रीन पर आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, मैं अपना प्रोग्राम नहीं कर सका और उसकी वजह यह कि मेरे वालिद मोहतरम इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 28 जून को वालिद मोहतरम इस जहान फ़ानी से कूच कर गए और वालदा की इंतकाल के 4 माह बाद वालिद का चले जाना यकीनन मेरा और मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा है। मैं अपने तमाम देखने वालों से मुल्तमिस हूँ कि वो मेरे वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, अल्लाह ताला इनके सफ़र आखिरत को आसान बनाए और उन्हें जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। बिलाशुबा वालिदैन का चले जाना नाकाबिल तलाफ़ी सदमा होता है। अब प्रोग्राम के मौज़ूआत की हम आते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हमारी आला सियासी और अस्करी क़यादत मौजूद थी और जो इस वक्त जारी कलअदम तंजीम TTP के साथ मुज़ाकरात हैं, इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई। जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उस पर ब्रीफिंग दी गई। बाज़ाब्ता एलामिया भी नहीं आया, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है वो अब ये तय पाया है कि जो जारी मुज़ाकरात हैं इनके लिए एक स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी जाएगी पार्लिमान पर मबनी, जो कि ओवरसाइट भी करेगी और आईन पाकिस्तान के तहत मुज़ाकरात को जारी करने पर इत्तेफाक किया गया है। एक अहम डेवलपमेंट है, इस हवाले से हमने कहा आपको प्रोग्राम के इब्तिदा में बता दें। फिर अगर सियासत की बात करें, पंजाब इस वक्त तमाम नज़रें मरकूज़ हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। 20 नशस्तों पर इंतखाब होने और ज़ाहिर सी बात है जो वज़ीर-ए-आला पंजाब हमज़ा शहबाज साहब, उनका फ्यूचर इनके आउटकम से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आज चेयरमैन PTI और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने कहा कि मुबैना तौर पर धांधली की प्लानिंग की जा रही है पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें दीवार से लगाया जा रहा है और अगर इन्हें दीवार से लगाया गया तो फिर ये बहुत से जो राज इनके पास मौजूद हैं उनके बकौल वो शेयर कर देंगे कौम के साथ और वो पाकिस्तान की खातिर चुप साध के बैठे हैं। इस हवाले से भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। फिर वज़ीर-ए-आला पंजाब हमज़ा शहबाज साहब ने एक बहुत बड़े प्लान का अनाउंस किया है। पंजाब के 5 करोड़ 50 लाख अफराद को रवां माह में उन्होंने कहा है कि जो 100 यूनिट बिजली खर्च करते हैं उसका बिल हुकूमत पंजाब अदा करेगी, यानी उन्हें फ्री बिजली फराम की जाएगी। उन्हें डोर स्टेप पे उनका बिल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको बेयर करेगी। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PTI इस पर काफ़ी सीखपा है, उन्होंने दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दी है, उस हवाले से भी गुफ्तगू। तो इन तमाम नुकात का आज की नशिस्त में अहाता करेंगे। मेरे पास जो एक मौजूद पैनल शरीक गुफ्तगू उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं। मुशरफ नवाज से आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, आप मेंबर नेशनल असम्बली रहे PTI की जानिब से, कराची से आपका ताल्लुक़ है, आप स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं, आपके हम शुक्रगुजार हैं। खालिद क़य्यूम साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सलमान गनी साहब भी हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे टेलीफोन पे। तमाम मौजूद मेहमानों को का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निसार चीमा साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। चीमा साहब, ज़रा मैं चाहूँगा कि उस पर नेशनल सिक्योरिटी पे तो हम आते हैं, चूँकि उसका बाज़ाब्ता एलामिया नहीं आया, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़रूर बात करेंगे। ज़रा सियासत पे आ जाते हैं। इमरान खान साहब ने आज बहुत ज़्यादा कहा कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है, उन पर बहुत से मुकदमात दायर किए जा रहे हैं, उनको हरासा किया जा रहा है और अगर ये रवैया ना बदला गया तो वो फिर बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। और इन्होंने एक वीडियो भी उन्होंने कहा उन्होंने रिकॉर्ड करके रख ली है खुफिया जगह पर कि अगर खुदा न खासा उनकी जान को कोई ख़तरा होता है तो जितने उनके बकौल मुबैना साजिश में किरदार हैं वो उस कौम के सामने आ जाएंगे। फिर पंजाब हुकूमत पर भी धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन होने जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा हुकूमत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह देखती है? देखिए अनवर साहब, मैं सबसे पहले तो आपके वालिद मोहतरम का दुनिया से उठ जाना जो है बिलाशुबा आपके लिए बहुत बड़ा सदमा है जी, और आपके वालिदैन का इस तरह चंद महीने के वक्फे के बाद दोनों वालिदैन का दुनिया से रुखसत होना आपके लिए इतना बड़ा दुख है, इतना बड़ा सदमा है कि उसका अल्फाज में उसका इजहार ही मुमकिन नहीं है। ये वाकई ये नुकसान नाकाबिल तलाफ़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा सरमाया वालिदैन ही है और इस तरह उनका यके बाद दीगरे दुनिया से रुखसत होना वाकई बहुत बड़ा सदमा है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दें और आपको सब्र जमील अता फरमाएं। आमीन सुम आमीन। देखिए, जहाँ तक आपने इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, उन्होंने कहा जी मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। देखें, दीवार से तो उन्होंने 3.5 साल तक मुसलसल लगाए रखा अपोजिशन को।
पहले दिन से लेके ये है कि आखिरी दिन तक उन्होंने जिस तरह एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ की, उसकी मिसाल हमारी मुल्की तारीख़ में नहीं मिलती। ऐसा हमारी मुल्की तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि एक इदारे DG यानी FIA जो है उनको बुलाकर, बशीर मेमन साहब को बुलाकर ये कहा जाता रहा, इमरान खान साहब खुद बुला के कहते रहे कि फ़लाँ को पकड़ लें, फ़लाँ अपोजिशन लीडर को पकड़ लें, फ़लाँ के ऊपर आर्टिकल 6 लगाए। उन्होंने कहा जी कि बनता नहीं है केस। जब यह है कि उन्होंने माजरत की, उनको फारिग कर दिया गया। बात यह है कि कदम कदम पर जिस तरह उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ की, वो ये कि बाहर जाते थे मुल्क से बाहर, उस वक्त भी उनके ज़हन में यही होता था, असाब पे सवार। अब वही इल्ज़ाम वो आप पर लगा रहे यानी हैं ये है कि मैं जाके ये को मियाँ नवाज शरीफ का ऐसी उतरवा दूंगा। ये क्या माइंड सेट था? एक विंडिक्टिव माइंड सेट, इंतकामी ज़हनियत और तंग नज़री। ये देखें, बात यह है कि आपको याद है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन अपनी पहली तकरीर में उन्हें ऑफ़र की कि आएँ चार्टर ऑफ इकानमी पे बात करें, ये एक सियासी जमात का मसला नहीं, पूरी कौम का मसला है। लेकिन उस वक्त तो इमरान खान साहब की जो फिरौनियत थी, तंग नज़री थी, एक इंतकामी ज़हनियत थी, वो आड़े आई और ये उन्होंने ये है कि अपोजिशन का बढ़ा हुआ दस्ते तावन जो था उसको हकारत से झटक दिया। आज फिर ये मौका है अनवर खान साहब, मैं फिर ये कहूँगा कि आज फिर ये मौका है कि आज फिर उनको इमरान खान साहब को दावत दी जाए कि आए मिलकर बैठे, पूरी कौमी क़यादत बैठे इमरान खान साहब समेत और फैसला करे कि ये मईशत का जो हाल है, जिसमें ज़ाहिर है उन्होंने अपना भरपूर हिस्सा डाला है। दो फैसले जो उन्होंने किए, अपनी करेंसी को डिवैल्यू करना 40% तक, और प्लस ये है कि ये IMF के साथ जो मुआहदे थे उसकी वजह से जो कुछ हुआ है, आए मिलकर बैठे और पूरी कौमी क़यादत मिलकर फैसला करे कि IMF से ये जो आलमी साहूकार हैं जिनकी क़यादत IMF के पास है और जिसकी डोरियां जहाँ सिलती हैं आपको पता है, इनके चुंगल से कैसे आज़ाद होना है। आप चाहते हैं इस नुक्ते पे बातचीत हो? इस नुक्ते पे जब तक ये कि हम इनके चुंगल से आज़ाद नहीं होंगे, हमारी मैशत अपने पाँव पे खड़े। आफ्ताब साहब से इसका जवाब लेते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, सर बताइएगा, ये प्रोग्राम में बराह रास्त डॉक्टर निसार चीमा साहब कह रहे हैं कि इस नुक्ते पर तमाम कौमी क़यादत को सर जोड़ लेना चाहिए कि कैसे IMF के चुंगल से निकला जा सकता है, क्योंकि जब तक से इक्तिसादी तौर पे खुद मुख्तार नहीं होंगे, सियासी तौर पर भी, और जो आज़ाद खर्जा पॉलिसी की हम बात करते हैं वो फिर बातों की हद तक ही महदूद हो जाएगी, अमली तौर पे आज़ादाना हमारा कोई अमल नहीं हो पाएगा। क्या कहेंगे इस पर आफ्ताब भाई? बहुत शुक्रिया अनवर भाई, और पहले मैं भी आपकी वालिद की ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और आपको और पूरी फैमिली को सब्र जमील दे। बहुत शुक्रिया। अच्छा अनवर भाई, आपके प्रोग्राम को मैं इसलिए मिस नहीं करता कि जब भी आपसे प्रोग्राम करता हूं तो उसमें मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है और एक शाइस्ता अंदाज में मुल्की मसाइल के ऊपर गुफ्तगू होती है जी। और आज जो आप जिन साहब में बिठाया हुआ है डॉक्टर चीमा साहब, ये वो शख्स हैं जिनको मैं हमेशा दिल की अता गहराइयों से, बल्कि मैं हकीकतन कहूँ तो अपना बड़ा भाई समझता हूँ। बहुत नफीस इंसान है, मेरे बड़े भाइयों की तरह इनकी दुआओं की हमेशा मुझे ज़रूरत रहती है। देखिए, बिल्कुल गुफ्तगू तो यही होनी चाहिए। पाकिस्तान है तो मेरी और आपकी सियासत है, पाकिस्तान है तो हमारे बच्चों का फ्यूचर है, पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम बेहतर बच्चों के लिए अपना एक मुस्तकबिल छोड़ कर जाएंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसके अंदर तो गुफ्तगू होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि बात यह है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से हम शायद इस मकसद को हासिल नहीं कर सके जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान बना था। हम देखते हैं दुनिया के अंदर जमहूरी कुव्वतें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं और वो अपने फैसले खुद करती हैं। पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए पार्लियामेंट को चलाते हैं, अवाम फैसला करती है, उनके इंतखाब का भी, उनके रिजेक्शन का भी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख ऐसी है कि जिसके अंदर हम चाहें ना चाहें, लेकिन देखते हैं हम कि आधे से ज़्यादा वक्त आमरीत का दौर रहा, मार्शल लॉ रहा, फौजी हुक्मरान रहे और आधा दौर जो है वो सियासी पार्टियों का रहा। लेकिन सियासी पार्टियां आपस में इत्तफाक नहीं कर सकी और हमेशा जो है वो एक दूसरे की टांग खींचती रही, जिसका नतीजा ये निकलता है कि फिर दूसरी कुव्वतों को आगे आना। और आज आप बात करें कतल की माजद, आज 5 जुलाई भी है, 1977 को शब खून मारा गया था जमहूरियत पे। जी प्लीज। अच्छा देखिए, बात यह है कि अनवर भाई के पार्लियामेंट को मजबूत रखना चाहिए। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट की तरह चलाएंगे तो पार्लियामेंट की इफादियत होगी, लेकिन पार्लियामेंट को अगर बाहर की डोरों के जरिए चलाएंगे, बाहर के इशारों के जरिए चलाएंगे तो फिर नहीं चल सकती। ये बड़ा अच्छा मौका था इस वक्त पाकिस्तान को कि ये जितनी कुव्वतें थी ये चाहती थी, ये थी कि जी इन्होंने मार्च भी किए, इन्होंने एहतजाज भी किया और ये कहते भी ये थे कि जी इलेक्शन का इसका हल है, आवाम के पास जाना इसका हल है। तो बिल्कुल आवाम के पास जाना चाहिए था, ना कि जो तरीक़ेकार अख्तियार किया गया
उस तरीके कार से ना जमहूरियत पनपेगी, ना जमहूरियत मजबूत होगी, बल्कि वो हाथ मजबूत होंगे जिन हाथों से हम और आप ये जान छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन हम बदकिस्मती से, क्योंकि हम अपने आप को इतना कमजोर महसूस करते हैं और कमजोर होते हैं ताकि दूसरा ताकतवर हाथ हमारे बारे में फैसला करे। अब तो वैसे आप पंजाब के जिमनी इलेक्शन में भरपूर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना सर, एक तरह से वो पता चल जाएगा, जिससे कहते हैं ना अवाम का लिटमस टेस्ट हो जाएगा। देखिए, बात यह है कि अगर तो फेयर इलेक्शन होते हैं, अगर जिस इलेक्शन के ऊपर किसी को एतराज ना हो तो फिर तो पता चल जाएगा, फिर जमहूरियत मजबूत भी होगी। लेकिन फिर अगर एतराज होगा, तरीकेकार पे एतराज होगा, रिजल्ट्स के ऊपर एतराज होगा, तो फिर आपको पता है कि फिर वो उसकी वही सिलसिला चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बर्दाश्त का अमल जरा कम ये है। आप सही कह रहे हैं, तो कबूलियत जो है वो कम होती है नताइज की, बिलखसूस हारने की सूरत में। मैं चाहूंगा कि आपका नुक्ता आ गया था जी 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 नहीं, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको प्री रेगिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि हमजा शहबाज साहब कल आते हैं टीवी के ऊपर बैठते हैं, 1800 2000 रुपए का रिलीफ पैकेज 90 लाख खानदानों के लिए अनाउंस कर देते हैं। ठीक। तो ये क्या है? ये चीजें सारी, ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से जो हम समझते हैं कि रिजल्ट जो है वो प्रॉपर नहीं आएगा। अगर इलेक्शन कमीशन अपना किरदार सही मानों में अदा करता है और वाकई उनसे बातचीत करता है 7 जुलाई को, तो फिर तो लगेगा कि जी कोई इलेक्शन जो है फेयर होने की नोटिस तो दे दिया उनको। ठीक है सर, आपने सही कहा, उनको नोटिस भेज दिया। खालिद कयूम साहब से मैं जान लेता हूँ। खालिद साहब बताइएगा, आपने 2 बयानिए सुने हुकूमत का और अपोजिशन का, क्या कहेंगे? बिलखसूस जो खान साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि उनको दीवार से अगर लगाया गया तो वो कौम के सामने सब कुछ बोल देंगे, क्या कहेंगे आप खालिद कयूम साहब? आपने बहुत से मुल्क की सियासत देखी, आज 5 जुलाई भी है, 1977 का मैंने हवाला दिया जब जमहूरियत का शब खून बार के मार्शल लगा दिया गया था और एक अंधेरी रात थी जो 11 साल पर मुहित थी। अनवार साहब, सबसे पहले तो मैं आपके वालिद मोहतरम के इंतकाल पर आपसे अफसोस का इजहार करता हूँ और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको, आपके वालिद मोहतरम को जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए और आपको ये बड़ा सदमा जो है वो बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाए। और देखिए अनवार साहब, आपने जो 5 जुलाई की बात की है, तो मैं समझता हूँ कि आज के जो हालात हैं और 5 जुलाई के जो से पहले जो हालात शुरू हुए और जिसकी बुनियाद पर फिर जाकर 5 जुलाई को आज एक मुंतहब हुकूमत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतहब हुकूमत का जो तख्ता है वो उल्टा गया और फिर यहाँ तक ये मामला नहीं रुका और फिर इस तरह जो है उनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो तख्तेदार तक भी जो है पर भी जो है वो लटकाया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की एक स्याह तारीख का एक जो है वो एक दिन है 5 जुलाई, और इससे पाकिस्तान के अंदर एक तवील अरसे के लिए जमहूरियत जो है 11 साल तक जो है वो मंजर से गायब रही। तो उस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि ये सूरत हाल पैदा हुई थी कि जो अपोजिशन का इत्तेहाद था उसके साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुज़ाकरात जो हैं वो जून के पहले हफ्ते में शुरू हो चुके थे। अच्छा। और मुज़ाकरात जो हैं वो आगे की तरफ आप बढ़ रहे थे और उनमें मौलाना जो मुफ्ती महमूद और नवाबज़ादा नसरुल्लाह मरहूम जो हैं और प्रोफेसर गफूर जो सियासी टीम थी, मुज़ाकराती टीम थी, वो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और मुज़ाकरात में जो है वो काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी थी और मुज़ाकरात के नतीजे में एक मुआहदा जो है वो दोनों सियासी कुव्वतों के दरमियान जो है वो तय पा चुका था और उस पर जो है वो दस्तखत होने जो है वो बाकी रह गए थे और उस पर भी जो है वो दोनों अतराफ से आमादगी हो चुकी थी। लेकिन उस वक्त महाजराई इस कदर उसमें शिद्दत आ चुकी थी कि फिर तीसरी कुव्वत ने उससे फ़ायदा उठाया। तो आज मैं समझता हूँ कि उससे भी बदतर हालात इसलिए हैं कि आज हमारी जो इकानमी है कि पिछले 4 साल के दौरान जिस तरह इस मुल्क के अंदर महाजराई का एक नया दौर शुरू किया गया,
जिस तरह इंतकाम का एक नया दौर शुरू किया गया, ठीक। जिस तरह नैब, FIA एंटी करप्शन को मुखालफिन को दबाने के लिए मुखालफिन के खिलाफ जो है इन अदारों को पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया गया, उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। क्योंकि इसमें मुखालफिन में सियासतदानों के साथ साथ आज जो ताजर बरादरी थी, ताजर लोग थे, उनको भी शामिल किया गया। ठीक है, सनतकार आप कह रहे हैं हालात जो हैं वो बहुत गंभीर हैं और इकोनॉमी जो है वो हमारा इशू होना चाहिए। मैं आपका लौट के आऊंगा सर, मैं आपका लौट के आऊंगा। सलमान गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनका नुक्ता नज़र भी ले लेते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ते हैं। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सलमान भाई, डॉक्टर निसार चीमा साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं और खालिद कयूम साहब बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बताइएगा, आज मैं बार बार हवाला दे रहा हूँ जो इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एज एस्ट आप क्या समझते हैं? आप समझते हैं कि उन्होंने रेड फ्लैग जो है वो उठाया है और उन्होंने कहा है कि जी अगर हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हमें हरासा किया जा रहा है, दहशतगर्दी के पर्चे काटे जा रहे हैं। उन्होंने सहाफ़ियों के भी नाम लिए कि उन सहाफ़ियों को भी, अयाज अमीर साहब का नाम लिया, दीगर का लिया, कि उनको भी जो है वो डराया धमकाया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मौजूदा सूरत में पंजाब का इलेक्शन जो है उस वक्त फोकस है, हमजा शहबाज साहब ने भी स्कीम अनाउंस की, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने 7 जुलाई को उनको बुला लिया है। किस तरह देखते हैं सारे पॉलिटिकल नैरेटिव को? खालिद कयूम साहब हमें 5 जुलाई 1977 के हालात का एक तकाबुल पेश कर रहे थे आज के हालात से। जी अनवर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे अफसोस का इजहार करना चाहता हूँ जी। चंद माह के अंदर आपके वालिद और वालदा का चला जाना ये बहुत बड़ा आपका नुकसान है। जी। अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान करे और आपको, आपके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। देखें, जहाँ तक आपने साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है, तो वो पाकिस्तान की एक मजबूत लीडरशिप है, एक पार्टी के सरबराह और एक शख्स जो पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर के मनसब पे रह चुका हो, उससे जरा जिम्मेदाराना तर्ज अमल एक्सपेक्ट किया जाता है। और वो जो ये कह रहे हैं कि दीवार से लगाया जा रहा है, मैं नहीं समझता कि आज की सूरत हाल में उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है। वो जुलूस भी करते रहे हैं, हर तरह की रैलीज का इनेकाद भी होता है। अलबत्ता एक बात पे मुझे अफसोस हुआ कि वो जब ये कहते हैं कि मैं ये बात बता दूंगा, मेरा ख्याल वो पाकिस्तान ये इस बात का खुद नोटिस उनकी पार्टी को लेना चाहिए कि एक शख्स जो पाकिस्तान की वजारत उज़्मा पे रह चुका हो, पाकिस्तान के अदारों ने उन्हें भरपूर सपोर्ट किया हो और वो 1 पेज की गिरदान उनकी असल ताकत रही हो, तो उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि क्या उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है, तो वो पाकिस्तान के लोगों को जवाबदेह भी हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अगर उन्हें वोट दे के उस मनसब पे सरफराज किया था, तो आज की सूरत हाल में उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और पाकिस्तान में आज की सूरत हाल में किसी को नहीं दीवार में लगाया जा रहा है, वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, ज़िमनी इलेक्शन में आप देखें कि सबको एक इक्वल सूरत हाल मिली हुई है और बात है कि उन्हें, मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ वो क्यों कर, वो तो सर बड़ा संगीन इल्जाम लगा रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की इंतजामिया जो है वो पूरा किरदार अदा कर रही है। आप कह रहे लेवल प्लेइंग फील्ड है। देखें अनवर साहब, इस वक्त तक तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अच्छा। कि मैं खुद सारे हलकों में गया हूँ, लाहौर के अंदर 4 हलकों का इलेक्शन लाहौर के अंदर हो रहा है, तो अभी तक तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसके असरात खुद उनकी अपनी कैंपेन पे अच्छे नहीं हो रहे। कि आपको याद होगा कुछ रोज पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि बाजार की बात यह है कि 18 सीटें मुस्लिम लीग नून की है और 2 सीटें हमारी हैं। फिर उनके सीनियर वाइस चेयरमैन कहते हैं अपने इलेक्शन के हवाले से कि मुझे भी जो इलेक्शन हरवाया गया उसमें मेरी पार्टी का हिस्सा था, पार्टी का रोल था कुछ लोगों का। मैं समझता हूँ कि आप बगैर किसी इल्जाम के जब 200 दामदी के इल्जाम लगाएंगे तो ये दरअसल फिर इस बात की पेशबंदी है कि जो इंतखाबी नताइज आएंगे मैं उस पर भी एक नई सूरत हाल तारी करने की कोशिश करूंगा। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब आज भी पॉपुलर लीडर हैं, ठीक, आज भी उनके फॉलोअर्स मौजूद हैं, उन्हें जिम्मेदाराना तर्ज अमल अख्तियार करना चाहिए और खास तौर पर उनको ये बात जरूर बतानी चाहिए कि अब वो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज को टारगेट करते हैं। 3.5 साल वो बरसे गुजार रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि उनके दौर के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत में कमी आई है या इजाफा हुआ है। और वो जिस
बात गवर्नेंस की करते थे, वो गवर्नेंस के ख्वाब को हकीकत का रंग क्यों नहीं दिया जा सका और पाकिस्तान इस्तेहकाम की मंजिल पे क्यों नहीं पहुंचा। मैं समझता हूँ कि ये अगर उनकी पार्टी के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस की जाए तो शायद उनकी पार्टी बेहतर रोल अदा कर सकेगी। ओके, मेरे साथ रहेगा। मैं चूंकि आपने उनकी पार्टी का बार बार हवाला दिया, मैं आपकी इजाजत से आफ्ताब साहब से मैं इसका रिस्पॉन्स लेना चाहूंगा। आफ्ताब जहांगीर साहब क्या कहेंगे? सलमान गनी साहब का तज्जिया आपने सुना, खालिद क्यूम साहब का। मैं चाहूंगा कि मैं चाहता हूँ फ्लोर इज योर्स। एक मेरी बल्कि जी। गुजारिश मैं आफ्ताब जहांगीर साहब से भी करना जी, चाहूँगा, जी। उसका जवाब फिर बाद में ले लीजिएगा उनसे। मैं अनवार साहब एक तो ये गुजारिश करना चाहूँगा, आफ्ताब साहब से पूछ रहे हैं, मैं उनकी इजाज़त से बात करना चाहता आफ्ताब साहब ये थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाह रहे थे चीमा साहब जी। कोई इजाजत हूँ। जी जी, बड़ी मेहरबानी आफ्ताब भाई, बहुत मेहरबानी। पहली गुजारिश ये है कि जनाब इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं और मुख्तलिफ साफ़ियों का भी नाम लिया है कि उनको हरासं किया जा रहा है। जी जी जी, नाम लिया। बात यह है कि अगर उनको हुकूमत पे एतमाद है तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इसकी बिल्कुल गैर जानबदाराना इंक्वायरी करवाए। ठीक। बिल्कुल ये है कि अगर बाकी साफ़ियों को हरासं किया जा रहा है, उनको कोई धमकियाँ दी जा रही हैं, ऐसे लोग जो धमकियाँ देने वाले उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है। और बिल्कुल फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब को हुकूमत पे एतमाद नहीं और यकीन नहीं होगा तो फिर मैं समझता हूँ कि अदलिया को, आला अदलिया को खुद ये है कि इसका नोटिस लेके खुद ये है कि इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, और ताकि ये है कि इसको इंश्योर किया जाए कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ठीक। पहली बात। दूसरी बात जो है, मैं मोहतरम आफ्ताब जहांगीर साहब जो मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं और भाई हैं, बहुत काबिल एहतराम भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके जिस तरह उनके बेशतर एमएनए मुझे पता है वो इस बात के हामी हैं कि इमरान खान साहब को कायल किया जाए। मैं आफ्ताब जहांगीर साहब से भी कहता हूँ कि उनसे कहें कि वापस कौमी असम्बली में आएँ। जब सेनेट से आपने इस्तीफ़ा नहीं दिया, केपी असम्बली से नहीं दिया, पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन लड़ा जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो मेहरबानी करके कौमी असम्बली वापस आएँ और अपना जमहूरी और पार्लिमानी रोल प्ले करें। जी आफ्ताब साहब, फ्लोर इज योर सर, बात कीजिएगा। अच्छा देखें जी, पहले तो ये कि जी खालिद साहब ने जो तज़िया पेश किया उसका थोड़ा सा मैं भी सुना देता हूँ। जब 77 के इलेक्शन हुए तो उस वक्त 9 सितारे बने जी, और 9 सितारों के अंदर जो मेन किरदार थे उस आपने नाम लिया, असगर खान, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, शाह अहमद नूरानी साहब, मुफ्ती महमूद साहब और मियाँ तुफैल साहब, तो जमात इस्लामी। और उसके अंदर भी 35 सीटों का मामला था और 35 सीटों के ऊपर एक इत्तफाक हो गया था तकरीबन। और उस वक्त भी आपको शायद याद होगा, एक नाम था रफ़ीक बाजवा जो कि कौमी इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक। बहुत अच्छे मुकर्रिर थे वो। पता नहीं रात को वो किससे जाके मिले, क्या हुआ, और अगले दिन जो है वो आपने देखा कि हुकूमत का टॉपल हो गई हुकूमत, और ज़िया-उल हक साहब तशरीफ़ ले आए। ठीक। और फिर ज़िया-उल हक साहब तशरीफ़ लाए तो ज़िया-उल हक साहब ने भी बहुत सारे सियासतदान पैदा किए, किसी ने उनको डैडी बनाया, किसी ने उनको कुछ बनाया, बहरहाल। तो लेकिन अगर वो उस वक्त भी ये, और मैंने पहला ईमानदारी की बात बता रहा हूँ अनवार भाई, मैं कोशिश करता हूँ कि झूठ कम बोलूँ, जो मैंने पहला हलवा बनाया ना जर्दा, वो हमने 77 की आज की तारीख पर बनाया। आपने हलवा बनाया था माशाल्लाह आने पे? हाँ, उस पे माशाल्लाह नहीं, हुकूमत जब हुई ना तो हमने कहा कि वही भुट्टो माशाल्लाह आ गया ना उसके टॉपल होने के नतीजे में। उसके अंदर जो बनाने वाले थे ना, हम लोग कराची में जी। मेरे मोहल्ले में उसमें नून लीग के वो सरकर्दा रहनुमा थे, हमारे जमात इस्लामी थी, ये हम सब ने मिलकर नून लीग तो शायद थी नहीं 77 में जी, नून लीग तो शायद थी नहीं 77 में। मुस्लिम लीग तो थी ना। हाँ, मुस्लिम लीग, ठीक ठीक ठीक। नून लीग तो 85 में आई जब बड़े मियाँ साहब को उंगली पकड़ के ज़िया-उल हक के हवाले किया, उसके बाद से वो परवान चढ़ी। ठीक। अच्छा बहरहाल, तो उस वक्त हमने पहला वो जर्दा खाया, दूसरा जर्दा भी हमने फिर उसी सूरत में खाया क्योंकि उस वक्त तक तहरीक इंसाफ नहीं बनी थी, और हमने खाया जब भुट्टो साहब को हैंग किया गया। ये तो हमारी सियासी सूरत हाल थी जो कि कराची जैसे शहर के अंदर, और उस वक्त के बड़े संजीदा लोग थे कराची शहर में सियासत करने वाले, मुनव्वर हसन साहब, प्रोफेसर गफूर साहब, फिर महमूद आजम फारूकी साहब, शाह अहमद नूरानी साहब, ये सारे बड़े बड़े लोग। बड़ा सवाल ये कि 2022 में हमने क्या सबक सीखा है 1977 की तल्ख तारीख से? हम वही तो आपको बताना चाह रहा हूं मैं कि वो सबक हमने नहीं सीखा। अच्छा। हमने वो सबक नहीं सीखा और उसके वजह से आज हम इस हाल में हैं कि बीच में 14 साल ज़िया-उल हक साहब रहे, वो इतने मजबूत हो गए थे कि उनको हटाने के लिए उनको ऊपर भेजना पड़ गया। और आपने वो पूरी, आपको मुझे इतने सीनियर हजरात के सामने वो स्टोरी सुनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर वो एक सूरत हाल बनी और मुशर्रफ साहब आ गए।
उस वक्त भी लोगों ने वेलकम किया है। हम ये सियासी पार्टियां ही इनको मजबूत करती थी, चाहे पीटीआई कह ले, क्योंकि आपके जब मैं कहूंगा कि उनको मजबूत किया तो आप कहेंगे जी ये पीटीआई भी तो थी, उनके रेफरेंडम में उनकी हमायत कर रही थी। तो हम सियासी पार्टियों ने कुछ सीखा नहीं। और आज भी आप यकीन करें, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूं कि आज भी बगैर उनके, मैं वो बात नहीं करना चाहता लेकिन मैं मजबूर हूं कि बगैर उनकी मर्जी के ना चीमा साहब अंदर बैठ सकते हैं, ना आफ्ताब जहांगीर उनके अंदर बैठ सकता है। और जो सहाफियों ने आपने कहा है, बात की है, इमरान रियाज का बयान सुन लें, उसने कल जो एक क्लिप डाला है उसने डायरेक्ट वो किया। इसी तरह अयाज अमीर साहब ले लें, अरशद शरीफ साहब ले लें, इब्राहिम साहब ले लें, जो मर्जी ले लें, वो खुलकर आपकी सहाफी बरादरी बता रही है कि पीछे किरदार कौन है। अच्छा। तो जब तक वो किरदार अपने अपने हदूद में रहेंगे, इसी तरह एक डिपार्टमेंट जैसे ये एक इदारा है, इसी तरह नैब भी एक इदारा है, FIA भी एक इदारा है, एंटी करप्शन भी एक इदारा है, वो ये सारे आईनी इदारे, इनका काम भी अगर ये हमारी डिक्टेशन लिए बगैर अपना काम करें तो फिर कोई वजह नहीं है कि किसी को शिकायत उसके लिए सियासी जमातों का इकट्ठ होना बहुत नागुज़ीर है सर। अच्छा, हम क्या करते हैं, आप तो हाथ मिलाने के रवादार नहीं है इस वक्त सियासी जमातें आपस में। वापस कौमी असेंबली में आए हैं, वो जरा पूछें। हम बिल्कुल तैयार नहीं है, उसकी वजह ये है। चीमा साहब कह रहे हैं मेरी जो दरखास्त है कि आप वापस आ जाए असेंबली में। असेंबली तो सबसे बड़ा फोरम है ना सर। चीमा साहब से एक दरखास्त करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि चीमा साहब ने और मैंने मिलकर एक मूव चलाई थी है, जबकि जिस पे चीमा साहब ने उसको वो किया, इनिशिएट किया, और मैंने उनके साथ ताउन किया और मैंने तमाम लोगों से सिग्नेचर करवाए थे। और वो सिग्नेचर जब मैं आगे लेकर गया तो मुझे मना कर दिया गया। अब क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं है, अब बाबर अवान साहब नहीं है, अब उन्होंने मना किया था, वही है। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि उन्होंने मना किया था। जो वही मूव जो मेरे साथ मिलकर चीमा साहब ने चलाई, मुझे ख्वाहिश है मेरी कि मैं चाहता हूं कि वो मूव दोबारा चलाई जाए इंशाल्लाह, और वो दोबारा, वो इनकी हुकूमत है, अब तो अपोजिशन है भी नहीं, तो इन्हें चाहिए कि उस मूव क्या को मूव थी जरूर सर? चला। चीमा साहब जी इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। वो मूव क्या थी? वो पर्दा हटाएंगे उससे? नहीं चले, वो सीगा राज में है, नहीं वो सीगा राज में चले। वो मैं इतना ज़रूर कह देता हूँ कि वो जो है यानी जो पार्लियामेंट के साथ जो एक बड़ा इम्तियाजी सलूक बरता जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए हमने एक मूव शुरू की थी। अच्छा। और बड़ा ये बहुत यानी कि बड़ी ज़्यादती है, उसका इज़्ज़त एहतराम की बात हो, उसके मुकाम की बात हो, उसके बाकी बेशुमार चीज़ें उसमें आती हैं। तो रुक क्यों गई वो? तो चले वो इंशाल्लाह हम ये एक मैं भाई आफ्ताब जहांगीर साहब से मशवरा करके इंशाल्लाह उनसे रहनुमाई लेकर हम दोबारा करेंगे दोबारा। मैं सिर्फ सलमान साहब आपसे जानना चाहता हूँ, आपने जवाब सुना है आफ्ताब जहांगीर साहब का, कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अयाज अमीर साहब आपके साथ शो भी करते हैं, कुछ इस हवाले से बात करना चाहेंगे? और साफियों के भी नाम ले रहे हैं, आप खुद माशाल्लाह एक ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं, क्या कहेंगे? और कुछ हमारी माजी की तारीख को जोड़ रहे हैं मौजूदा हालात से। वुड यू लाइक टू कमेंट सलमान साहब? देखिए मार साहब, मुझे तो बहुत खुशी है कि मैंने आफ्ताब जहांगीर साहब के ख्यालात डॉक्टर निसार चीमा साहब के हवाले से सुने और डॉक्टर निसार चीमा साहब के जज्बात और एहसास जो है आफ्ताब जहांगीर के हवाले से सुने, और बहुत खुशी की बात है। देखिए बात है कि आज अगर कमी है तो मुकालमे की कमी है, डायलॉग की कमी है। और आपको याद होगा कि आज के प्राइम मिनिस्टर जो माजी के अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने एक सुलह का हाथ बढ़ाया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के सामने पार्लियामेंट के फ्लोर पे, क्या है हम एक चार्टर करते हैं इकोनॉमी पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी उनका हाथ झटक दिया गया था। आज उन्होंने कायदे अवान की हैसियत से फिर ये बात कही है, नेशनल डायलॉग की बात कही है। मैं समझता हूँ कि जिस संजीदगी से आपके दोनों मौजूद मेहमान आपस में गुफ्तगू करते हैं, काश पाकिस्तान की लीडरशिप भी इसी तरह, इसी अंदाज में, इसी जज्बे के तहत बैठ के नेशनल डायलॉग करे और पाकिस्तान आगे की तरफ जाए। अनवार साहब, हमारी कौमी सियासी बदकिस्मती ये है कि मैं पिछले 6 साल से देखता हूँ, जब से वो पनामा पेपर्स आए उस वक्त से पाकिस्तान पीछे की तरफ गया है, आगे की तरफ नहीं गया। अब वो पनामा पेपर से निकला क्या आपने एक शख्स को टारगेट करना था? मुझे याद पड़ता है कि आपके इदारों के कई सरबराहान ने कहा कि 450 लोग हैं, उनके गिर्द भी कानून का शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन उस शख्स के बाद किसी एक शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान पीछे की तरफ जा रहा है। बात यह कि पाकिस्तान सबका है, ये इमरान खान साहब का भी है, ये नवाज शरीफ साहब का भी है, ये आसिफ जरदारी साहब का भी है। और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने पाकिस्तान के अंदर डायलॉग की सियासत को रवाज देना था। लेकिन बदकिस्मती ये है
कि डायलॉग की जगह डेडलॉक आया, और डेडलॉक के नतीजे में आज मुल्क के अंदर एक इंतशार और खलफशार तारी करने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूँ कि क्या ये एक कदम पीछे नहीं ला सकते और पाकिस्तान को आगे की तरफ नहीं बढ़ा सकते हैं। जहां तक मीडिया के रोल की बात की गई है, देखें याद अमीर साहब मेरे भाई हैं, मेरे साथ प्रोग्राम करते हैं। मैं कहता हूं कि इज़हार राय की आज़ादी सबको है। पाकिस्तान के मीडिया ने अपने आप को रियासत से बालातर नहीं किया, और उन्होंने 3-4 जर्नलिस्टों के नाम लिए। इससे पहले मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ, तूर साहब के साथ क्या हुआ, सार आलम के साथ क्या हुआ। मैं समझता हूँ हमारी कुछ लिमिट्स हैं, हमने उस लिमिट्स के अंदर बैठ के अपना रोल अदा करना है। और हमारे अगर कुछ साथी पाकिस्तान के अदारों को टारगेट कर रहे हैं, दुनिया में ऐसे नहीं होता। देखिए हमारे साथ भारत है, और मुझे कई दफा उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ कि भारतीय जर्नलिस्ट कभी इंडिया के मफाद के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन हमारे यहाँ एक रिवाज बन गया है। मैं इस मीडिया को मादर पितर आजाद नहीं समझता। आज हम जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और हमारा आजादी सहाफत जिम्मेदारी के साथ मशरूत है। इसमें इदारों की इज्जत व तकरीम भी होनी है, इसमें कौमी और अवामी मसाइल के हल की बात भी करनी है। हमें जमहूरियत और जमहूरी अमल का तसलसल भी कायम रखना है। हमें जो पाकिस्तान के खवातीन है, पाकिस्तान के मेहनत कश है, उनकी हकूक बात करनी है। हमें किसी पार्टी के साथ फरीक नहीं बनना। ये बहुत अहम नुकता आपने बताया। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपके दोनों मेहमानों ने आपस में जिस तरह की बात की है, पाकिस्तान की लीडरशिप भी ऐसी की बात करे, और इसके आप असरात देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद और यकजहती कायम होगी, पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा। बदकिस्मती यह है कि हमारे लोगों का, कुछ लोगों का माइंडसेट ये बन गया है कि शायद गाली गलौज को, इल्जाम तराशी को बुरुए कार लाकर वो अपनी सियासत कायम रख पाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि 2022 में अब ऐसे हो सकेगा। आपने अहम नुकता उठाया। मैं खालिद साहब आपके पास आना चाहूँगा। खालिद साहब बताइएगा, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन की मैंने बात की, पिछले 3-4 माह से पंजाब एक क्राइसिस का शिकार है। आप समझते हैं कि ज़िमनी इंतखाब के नताइज, और फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने फैसला किया कि 22 जुलाई को इजलास बुलाया जाए, और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने तलब भी कर लिया है, आप समझते हैं ऐसे डिसाइसिव नताइज आएंगे जिससे पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नेंस क्राइसिस से बाहर निकल आएगा, बेयकीनी की सूरत ठीक हो जाएगी? देखिए, ये जो 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात पंजाब के 20 हलकों में हो रहे हैं, ये हलकों के जो इंतखाबी नताइज होंगे वो पंजाब हुकूमत का फ्यूचर तय करेंगे। और इसके साथ साथ PTI का फ्यूचर भी तय करेंगे। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इससे, इन नताइज से जो पिछले कुछ अरसे से जो एक बहरानी सूरत हाल है सूबे के अंदर थी, उससे भी जो है वो सूबा जो है वो निकल जाएगा। और ये तय होगा वाज़े तौर पर कि अवान के अंदर सादा अक्सरियत जो है वो किसके पास है, क्योंकि इन इंतखाबात से अवान के अंदर सादा अक्सरियत का मामला भी तय हो जाएगा। और उसमें मैं आपको बताऊं कि एक इस हवाले से जिस तरह इमरान खान साहब ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं समझता हूं कि PTI की क़यादत को चाहिए कि वो इस वक्त ये जो 20 ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, इन हलकों के अंदर ज़्यादा फोकस करे, मीडिया की बजाय, इल्ज़ामात की बजाय अब वो वहाँ पर जाकर अपने उम्मीदवारों की कंपेन जो है आप वो चलाएं, और उससे जो है उनको फ़ायदा पहुँच सकता है। क्योंकि उनको नून लीग से ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इन इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग नवाज़ को सिर्फ 9 जो हैं वो 9 जो अरकान असम्बली हैं और हल्के हैं, वहाँ से सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए 186 की सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए 9 अरकान की सिर्फ ज़रूरत है। जबकि PTI को सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए इन ज़िमनी इंतखाबात में उनके लिए 14 जो हल्के हैं, ज़िमनी इलेक्शन हैं, वो जीतना लाजमी है। तो मैं समझता हूँ कि PTI की क़यादत को वहाँ अपने हलकों पर फोकस करना चाहिए। और उसमें मैं समझता हूँ कि अच्छे भी मुकाबले, बड़े दिलचस्प मुकाबले भी पंजाब के बाज़ हलकों के अंदर जो हैं वो इस वक्त हो रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा बज़ाहिर जो अब तक की सूरत हाल है उसमें जो नताइज
तो 17 जुलाई को ही पता चलेगा। लेकिन बज़ाहिर पीटीआई की बजाय नून लीग के पास मुझे जो है वो ज़्यादा हलकों के अंदर अच्छे उम्मीदवार जो हैं वो नज़र आते हैं, क्योंकि 10 तो आज़ाद अरकान हैं। आज़ाद 2018 के इलेक्शन में बतौर आज़ाद उम्मीदवार जीत कर आए थे, वो इस वक्त नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और दूसरा, इमरान खान साहब ने आज जो इल्ज़ामात लगाए हैं पंजाब में सूबाई हुकूमत की मुदाखलत के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि उनके इन इल्ज़ामात पर भी कुछ सवालात ज़रूर उठते हैं कि उन्हें जो डस्का का ज़िमनी इलेक्शन था वहाँ पर जिस तरह के मामलात हुए वो नहीं होने चाहिए, उनको भी सामने रखना चाहिए। ठीक है, खालिद साहब गुप्ता आगे सर आपका। पौने 4 साल के दौरान जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए, पीटीआई सिर्फ एक ज़िमनी आपने लेकिन अहम स्टैट्स बताया कि नून लीग को 9 जो है वो इन सीटों में, अगर 9 सीटों पे नून लीग जीतती है, ज़रूर नताइज तो 17 जुलाई को पता चलेंगे, तो वो फिर सादा अक्सरियत हासिल कर लेंगे। और पीटीआई के लिए चैलेंज ये कि वो 14 सीटें जीतेगी, तब उनको सादा अक्सरियत मिलेगी। डॉक्टर इसाक चीमा साहब, जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें जो पीटीआई आप लोगों पर इल्ज़ाम कर रही है कि जी आप लोगों ने जो उन्होंने आपको इकॉनमी दी उसको बहुत ज़्यादा उस पर बिगाड़ पैदा कर दिया, पैसा डिवैल्यू कर दिया, आईएमएफ से अभी तक मामला तय नहीं पाए और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, कहीं ये आपको हर्ट तो नहीं कर सकती बात आवाम में जब आवाम जाकर वोट डालेगी? देखिए अनवार साहब, एक तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पंजाब हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत पीटीआई के साथ कतन वो नहीं करेगी जो उस वक्त की हुकूमत ने डस्का के इलेक्शन में अपोजिशन के साथ किया था। वो धांधली का वो जो हरबे उन्होंने इस्तेमाल किए, 20 के करीब प्रिजाइडिंग अफसर जो है उनको गायब कर दिया गया, अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल करके उनसे नताइज लेके, तो ये जो कुछ उन्होंने किया आपके सामने है, जिसके बारे में फिर ये इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस लिया, जो कुछ है रिपोर्ट सामने आई। बहरहाल ये है कि इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत वो जो है वो कतन वो नहीं करेगी। उस रवायत को इंशाअल्लाह ये कि हम कतन ना अपनाने के लिए तैयार हैं ना, उनको ये काबिल तकलीद समझते हैं, वो ख़त्म होने चाहिए इस तरह के हरबे। दूसरी बात जो है अवामी तरजीहात क्या होगी जब वोट डालने लोग जाएंगे? देखें, बात यह है कि अवामी तरजीहात ये हैं, अवाम में बड़ा शऊर है, अवाम बाशऊर हैं, और मैं समझता हूँ कि अवाम को ये पता है कि इस वक्त जो महंगाई है इसमें ये 2 सबसे बड़ी वजूहात जो है महंगाई के आगे, जो सैलाब है महंगाई का, उसके आगे जो बंद बांधना मुश्किल हो रहा है अनवार साहब, उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि जो अपनी करेंसी को 40% तक डीवैल्यू कर दिया, उसकी वजह से यह कि एक सुनामी आया महंगाई का, जिसकी लहरों के थपेड़ों की ज़द में अभी तक ये कौम है। ठीक। दूसरी जो है वो ये IMF के साथ जो मुआहदा हुआ, जो मुआहदे हुए पीटी गवर्नमेंट ने किए, जिसमें ये शिक्के शामिल हैं कि हर महीने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। दूसरा ये कि तमाम सब्सिडीज़ जो हैं ग्रेजुअली ख़त्म की जाएंगी। जब सब्सिडीज़ ख़त्म की जाएंगी, आप चूँकि उसको जब ऑनर कर रहे हैं, तो मेरा नुक्ता ये था कि क्या फिर आवाम का खुदा ना खासा टाइड आपके अगेंस्ट नहीं आ सकती? ऑनर करना तो देखिए जिम्मेदार हुकूमत, एक जिम्मेदार रियासत की जिम्मेदार हुकूमत का पॉलिटिकल कॉस्ट है, अखलाकी और कानूनी फ़र्ज़ है कि वो पिछली हुकूमतों के मुआहदे जो है उनकी पासदारी करे। ये हमारा जिम्मेदारी है। ये इसमें यह कि हमें पॉलिटिकली नुकसान हो या ना हो, लेकिन हमारी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी है उसकी पासदारी करे। लेकिन अवाम को पता है कि ये जो कुछ महंगाई है, जिस तरह मैंने कहा कि उसके आगे बंद बांधना मुश्किल हो रहा है, उसकी वजूहत ये है IMF के साथ मुआहदे और अपनी करेंसी की 40% तक डिवैल्यूएशन। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इसका देखें लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ज़रूरी है कि सारी कौमी क़यादत बशमूल इमरान खान साहब इकट्ठे बैठे और जिस तरह मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि इन आलमी साहूकारों से जिनकी क़यादत IMF के पास है, इनके चुंगल से अपने आप को, अपनी कौम को आज़ाद करें। आफ्ताब साहब, आपका तो सलमान साहब का पहले एनालिसिस वो लाहौर में मौजूद है। सलमान भाई, आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं? आवाम, ज़ाहिर बात है, मैं देख रहा था मरियम नवाज साहब मुतहरक हैं और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के जलसों का भी शेड्यूल आज है। पंजाब इस वक्त बैटल ग्राउंड बना हुआ है। लोगों को क्या बयानिया, खान साहब तो ज़ाहिर बात है मुबैना धांधली, फिर इम्पोर्टेड हुकूमत और साजिश का दे रहे हैं। हुकूमत वक्त, पंजाब हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट का क्या बयानिया है? आवाम को क्या ये किस तरह आउटरीच कर रहे हैं? देखिए अहमद साहब, एक बात तो आपके प्रोग्राम में डिस्कस हो रही है कि पंजाब का ज़िमनी इंतखाब और ख़ास तौर पे इस वक्त साबिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को टारगेट करते नजर आ रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आज का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब किसने किया था? कि जनाबे इमरान खान साहब ने किया था। क्या उस वक्त उनकी इंटेग्रिटी उनके लिए काबिल कबूल थी?
मेरा ख्याल है कि वो अपनी सियासत में हमेशा अदारों की मजबूती की बात करते रहे हैं और इतनी मायूसी वाली बात नहीं है जितनी उन्होंने अपने ऊपर एक बौखलाहट जो है वो तारी कर रखी है। दूसरी बात है, देखिए मैं लाहौर के अंदर बैठा हूँ और उस वक्त तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो बड़ा वोकल है। वो खान साहब की तकरीर और बयानिए पे अपनी सारी कैंपेन चला रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ये स्ट्रेटजी बनाए हुए है कि उन्होंने इलेक्शन के दिन वोटर्स को बाहर निकालना है। और मैं समझता हूं कि हमने कुछ 10 इलेक्शन कवर किए हैं कि जो पार्टी वोटर्स को पोलिंग स्टेशनों तक ले आती है, खास तौर पे ज़िमनी इंतखाब में, वो कभी हार नहीं सकती। अभी मेरे भाई खालिद तयूब ने जो बात की उसमें तहरीक इंसाफ को 14 वोटों की नहीं, गालबन 13 वोटों की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि जो 22 जुलाई का वजीर आला का इंतखाब है, इसका फैसला ये 17 जुलाई को हो जाना है, क्योंकि 17 जुलाई को जब रिजल्ट आएंगे ना उसमें ये 22 जुलाई वाला फैसला भी हो जाएगा, क्योंकि 22 जुलाई तो वजीर आला का इंतखाब होना है और जब 17 जुलाई का रिजल्ट आएंगे उसमें पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है और पंजाब में किसका किला मजबूत है। देखिए बात यह कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून एक बड़ी कुव्वत के तौर पे रही है, इसमें कोई शक नहीं कि वो साल तक यहाँ पर बरसे इक़्तिदार रहे हैं। सिर्फ नारों पे, दावों पे और इल्जाम तराशी पे कभी कैंपेन नहीं चलती। और मैं समझता हूँ कि ऐसी में तहरीक इंसाफ के लिए कोई कमजोरी वाली बात नहीं है अगर वो संजीदगी इख्तियार करें इस ज़िमनी इंतखाब में। और आप देख लें कि हम लोग खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे हैं कि जो शख्स शुरू में ये कहना शुरू कर देना कि धांधली होगी तो इससे कमजोरी का पहलू निकलता है और लोग पहले से सोचने पे मजबूर होते हैं कि ये शायद इसीलिए पहले से ये बात करनी शुरू कर दी है ताकि आने वाले वक्त में जब ये इंतखाबी शिकस्त से 2-4 होंगे तो वो इसी बुनियाद पे एक नई सूरत तारी करने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ कि 17 जुलाई के इंतखाबात ना सिर्फ 22 जुलाई के वजारत आला के इंतखाबात का फैसला करेंगे बल्कि आने वाले आम इंतखाबात का भी ट्रेंड पता चलेगा कि क्या लोग कारकर्दगी पे यकीन रखते हैं या लोग जो इल्जाम तराशी या गाली गलोच की सियासत जो लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब एक्सपोर्ट के ग्रेजुएट हैं, उनसे ज्यादा जिम्मेदारी का लोग तो करते हैं, लिहाजा वो अपने उसमें मुझे ये कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है एक शख्स जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो, मुझे एक दुख पहुंचा है जब वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा। ये हमारे घरों के अंदर होता है जो बच्चा, मैं ये लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बच्चा जब वालिदैन को ब्लैकमेल करना हो ना तो वो ये अल्फाज इस्तेमाल करता नजर आता है कि मुझे फलां चीज लेके दें नहीं तो मैं ऐसे करूंगा। मेरा ख्याल है कि आज की सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को ज्यादा संजीदगी जाहिर करनी चाहिए और वही तो डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब ने बात की है कि कम अज कम पाकिस्तान की लीडरशिप को नेशनल डायलॉग के अमल को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि पाकिस्तान एक माशी हवाले से जो आम नुकात उठाए उससे निकल सके। आफ्ताब साहब सर बताइएगा, वोटर को पोलिंग स्टेशन पर लेकर आना, आप तो खुद भी इलेक्शन लड़कर आए हुए हैं, मैंने कराची से, वो बड़ा क्रिटिकल होता है बाय इलेक्शन में, क्या कहेंगे आफ्ताब जहांगीर साहब? और मैं देख रहा हूं कि असद उमर साहब और आपके दीगर जो मरकजी कायदीन है वो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जाके कन्वेंसिंग भी कर रहे हैं, खान साहब भी जा रहे हैं, तो इन इलेक्शन को संजीदगी से लेंगे और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें जो सलमान खानी साहब का इस्तेदलाल है। अगर पहले से आप कहेंगे कि मुबैना धांधली हो रही है, इसका मतलब है कि शायद आप लोगों ने नविश्ता दीवार पढ़ लिया है कि क्या लोग वोट देने जा रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। अनवर, अच्छा देखिए अनवर भाई, पहली बात तो ये हम क्यों कहते हैं कि धांधली हो रही है, उसके पीछे कोई रीजन तो होगा ना। सलमान साहब ने सारी बातों का जिक्र किया लेकिन ये नहीं कहा कि जो 5 रिजर्व सीट्स थी उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं किया, जबकि उसको तो ऑटोमेटिकली कर लेना चाहिए था और कोर्ट का भी ऑर्डर है तो उसको कर लेना चाहिए था। उसको क्यों आपने कहा कि नहीं जी ये 17 तारीख के बाद होगा, समझे ना। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 22 हो गया है। अच्छा देखिए, ये इलेक्शन कमीशन को ये नहीं देखना कि ये मैंने शहबाज शरीफ के साथ अपनी दोस्ती निभानी है या इमरान खान के साथ निभानी है, उसे कानून के मुताबिक चलना चाहिए। कानून ये कहता है तो उस कानून के मुताबिक जो है फैसला करेगा जी ये 5 चलेगा, इनके बदले ये 5 सेकंड नंबर पे इनके नाम थे, इनके हमने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। उसको क्यों आपने रोक के रखा जी? अगर वो 5 का नोटिफिकेशन निकाल लेते तो पता चलता कि इस वक्त जो अक्सरियत है वो हमजा के बजाय वो किसी और के पास चली जाती। तो यही वैसे कथा कलामी के लिए माजरत सर जी, उन 5 के साथ भी नहीं होता था। अच्छा देखे, वो नहीं होता था तो कम से कम इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करनी चाहिए थी ना। ठीक, इसमें तो कोई दो राय नहीं है अनवर भाई। अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी देता, कहता जी हमने वो 5 भी आपके नोटिफाई कर दिए, उसके बावजूद आपके पास शख्सियत नहीं है। फिर ये कि हमने जाकर आज वो शिकायत दर्ज की तो इलेक्शन कमीशन ने हमजा साहब को बुला लिया 7 तारीख को,
क्या उन्हें नहीं मालूम था कि वो किस टर्म्स एंड कंडीशन के तहत उनको इजाजत दी है? तो वो बैठकर उसे एक दिन पहले जो है वो मरियम साहबा कह रही है कल पाकिस्तान के सबसे ज्यादा रिलीफ का पैकेज अनाउंस होगा पंजाब के अंदर, समझे ना? मतलब ये, और फिर अगले दिन बैठकर वो कह रहे हैं जी मैं देश जी जो है वो सबको है। उसके बाद जो जो हमारी मतलब लोगों के जो मीडिया के अंदर हम सुनते हैं, जो सोशल मीडिया के अंदर हम देखते हैं कि जी वो फलाने जो है उसके ऊपर कोई कंपनी है, उसने सोलर सिस्टम के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, सिस्टम आ रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें वो हैं जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन को अपने आप को बड़ा इंडिपेंडेंट रखना चाहिए। अगर हमने एतमाद किया, खान साहब ने बकौल अभी सलीम गनी साहब के, कि अगर हमने एतमाद किया राजा साहब के ऊपर तो राजा साहब था, लेकिन राजा साहब क्योंकि जो मैं भी राजा साहब के साथ कुछ अरसा चल चुका हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं रेलवे की कमेटी के अंदर था, तो रेलवे के सेक्रेटरी थे राजा साहब रिटायर होने से पहले, तो मैं थोड़ा बहुत आइडिया मुझे भी था, क्योंकि उनकी जो सिंपैथी उनकी वो थी अंदर, वो जो मुस्लिम लीग के नून के दोस्त होते थे उनके साथ होती थी। उन्होंने अपने 5-3 साल दौर के अंदर कोई रेलवे के अंदर कोई खास तरक्की नहीं की। तो बहरहाल मैं इस बहस में जाए बगैर, अब चैलेंज है, आप साबित कर दें कि जी इलेक्शन फेयर हुआ, ठीक है, जिसको कहेगी और मीडिया की आंख भी कहेगी कि आपकी आंख भी कहेगी कि हाँ जी बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ, कोई लड़ाई नहीं, ठीक है, आपका नुक्ता आ गया कि हाँ वो कहते हैं कि आपने सही कहा कि जो चीज़ है उसको नजर भी आना चाहिए और आपके नुकात पर उठाए। चीमा साहब बार बार वो कह रहे हैं रिलीफ की अनाउंसमेंट जो है उसको उस तरह कंसिडर कर रहे हैं। आप आफ्ताब जहांगीर साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? वो जो हमजा शहबाज साहब ने बहुत बड़ा अनाउंस किया है पैकेज और इलेक्शन कमीशन नोटिस भी ले लिया। देखिए गुजारिश ये है कि यानी 350 सीटें पंजाब असम्बली की तकरीबन, इससे भी ज़्यादा, तो ये फरमाएं कि 20 हल्कों में सिर्फ इलेक्शन हो रहा है, वो तो पूरे पंजाब के लिए एक पैकेज का उन्होंने अनाउंस किया है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की महंगाई का सैलाब है, इसमें गरीब लोगों को इस तरह का रिलीफ देना इंतहाई काबिल तारीफ़ और काबिल तहसीन है, बल्कि बाकी वज़राए आला जो हैं बाकी सूबों के, उनको भी इसकी तकलीद करनी चाहिए। चलें चीमा साहब 22 तारीख को चलें ये हाँ ये तारीख के बारे में ये ठीक है, ये हो सकता है, ये इसमें ये नुक्ता जो है इस पर बहस हो सकती है, इसमें मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ ऐसा पैकेज है जिसकी बाकी वज़राए आला को भी तकलीद करनी चाहिए। चलो तकलीद करनी चाहिए। वक्त मेरा ख़त्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार चीमा साहब आपका, आफ्ताब जहांगीर साहब, सलमान गनी साहब, खालिद कयूम साहब। व्यूअर्स, हमने गुफ्तगू की मुल्की सियासत पे। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि जो इलेक्शन कैंपेन है वो ज़्यादा हॉटअप होती है, पंजाब में नतीजे क्या निकलते हैं। आज की बात हुई कि उसका दारुमदार पंजाब हुकूमत के स्टे करने पर है, और दूसरी तरफ जो आज वज़ीर-ए-आज़म सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसका एलामिया जब आएगा तो हम इस पर भी गुफ्तगू कर रहे होंगे। उसमें जो मीडिया इत्तलात के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी की बात की गई है, कैसे वो मामला आगे बढ़ते हैं, वो भी पाकिस्तान की पीस के लिए, अमन के लिए नहायत नागुज़ीर हैं और अहम है वो मुज़ाकरात। आज यही कुछ, इंशाल्लाह अपना फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पर दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और दस्तक की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।